हाँ, तो अभी तक जो है हम लोग पढ़ रहे थे संघट्ट सिद्धांत के बारे में। संघट्ट सिद्धांत या उसी को क्या बोलते हैं, टक्कर सिद्धांत बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि टक्कर सिद्धांत क्या बोलता है। टक्कर सिद्धांत ये बतलाता है कि कोई भी अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारक आपस में टकराते हैं। जब तक अभिकारक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। और साथ में यही पढ़े हुए थे कि जो टक्कर होता है अभिकारकों के बीच में, वो टक्कर दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रभावी टक्कर और एक होता है अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर क्या होते हैं, जिस टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बन जाता है उसको कहते हैं प्रभावी टक्कर, और जिस टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनता है उसको कहते हैं अप्रभावी टक्कर। तो टक्कर हुआ दो प्रकार का, एक हुआ प्रभावी टक्कर और एक हुआ अप्रभावी टक्कर। अगर टक्कर के बाद उत्पाद बन जा रहा है उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और अगर टक्कर के बाद उत्पाद नहीं बन रहा है उसको कहते हैं अप्रभावी टक्कर। अब देखो, अब बात यह है कि आखिर कैसे कोई टक्कर प्रभावी होता है और कैसे कोई टक्कर अप्रभावी होता है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसे दो रुकावटें हैं, जिस टक्कर में ये दोनों रुकावट दूर हो जाते हैं वो टक्कर प्रभावी हो जाता है, और जिसमें ये रुकावट दूर नहीं होता है वो टक्कर कैसा हो जाता है, अप्रभावी। और दो रुकावट कौन कौन सा है, तो जो पहला रुकावट होता है वो होता है ऊर्जा की रुकावट। पहला रुकावट कौन होता है, पहला होता है ऊर्जा की रुकावट। और जो दूसरा रुकावट होता है उसको कहा जाता है दिग्विन्यास की रुकावट। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दिग्विन्यास की रुकावट। तो किसी भी टक्कर को प्रभावी अथवा अप्रभावी बनाने के लिए दो तरह की रुकावटें होती हैं। जो जिस टक्कर में ये रुकावटें दूर हो जाएंगी वो टक्कर प्रभावी हो जाएगा, और जिसमें ये रुकावटें दूर नहीं हो पाएंगी वो टक्कर अप्रभावी हो जाएगा। तो हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग ऊर्जा की रुकावट के बारे में ही विस्तार से देखेंगे, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो के लास्ट में देखना दोनों के बारे में बतलाए हुए थे, ठीक है। तो बात आता है ऊर्जा की रुकावट। ऊर्जा की रुकावट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तो उत्पाद बनता है, ठीक है। लेकिन जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तो उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना जरूरी है, ठीक है। अगर उससे कम ऊर्जा के साथ वो टकराएंगे और टकराने के बाद भी उत्पाद नहीं बन पाएगा। और वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि अभिकारकों के पास होनी ही चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, देहली ऊर्जा कहा जाता है। देहली ऊर्जा, या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। लिखो, किसी भी टक्कर को या अभिकारकों के बीच होने वाले टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए, अभिकारकों के बीच, वीडियो को पॉज करके लिखो, अभिकारकों के बीच होने वाले टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे देहली ऊर्जा कहा जाता है, उसे देहली ऊर्जा कहा जाता है। तो अभिकारकों के बीच जो टक्कर हो रहा है उस टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है कि उससे कम ऊर्जा के साथ अगर अभिकारक टकराएंगे तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा होता है अभिकारकों के बीच उसी को क्या कहते हैं, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या उसी को देहली ऊर्जा कहते हैं। देखो, देहली ऊर्जा का सिंबल होता है E0, लिख लेना। इसे E0 से निरूपित किया जाता है। इसे निरूपित किया जाता है किससे से, E0 से, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दो अभिकारक हैं, एक है A2 और एक है B2। मान लो इनके पास जो ऊर्जा है, देखो अब कोई भी चीज़ के पास, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अगर वो अणु है उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इनके पास मान लो जो ऊर्जा है वो 10 जूल है। कितना ऊर्जा है इनके पास अपना, 10 जूल। सामान्य ऊर्जा इनके पास कितना है, 10 जूल। और मान लो कि इनके टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है वो मान लो 50 जूल है, या मान लो 15 जूल है, ज़्यादा नहीं करते हैं, 15 जूल।
तो इनके पास कितना ऊर्जा है 10 जूल, और कितना ऊर्जा की आवश्यकता है 15 जूल। अगर 15 जूल ऊर्जा के साथ, अब होता है ना जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, तो मतलब कि अगर 15 जूल ऊर्जा के साथ टकराएंगे तभी वो टक्कर प्रभावी हो पाएगा, अन्यथा अगर इससे कम के साथ टकराएंगे तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो ये जो 15 जूल ऊर्जा है इसको क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसी का सिंबल क्या होता है E0। लेकिन देखो इनके पास ऊर्जा कितना है 10 जूल। अब इस 10 जूल को 15 जूल पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से देना पड़ेगा ऊर्जा। बाहर से कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, तो कितना है 10 जूल, और 15 जूल पहुंचाना है तो बाहर से देना पड़ेगा 5 जूल ऊर्जा। और ये जो 5 जूल ऊर्जा है इसको बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। इसको क्या बोला जाता है, सक्रियण ऊर्जा, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंबल होता है EA। सिंबल क्या होता है EA। तो देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा समझ में आया। देहली ऊर्जा क्या है, तो अभिकारकों के बीच सार्थक टक्कर या फिर बोले प्रभावी टक्कर होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। सिंबल क्या होता है E0। अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसका सिंबल होता है EA। सिंबल क्या होता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो एक बात लेकिन ध्यान देने वाला है कि किसी भी अभिक्रिया में कभी भी EA 0 नहीं हो सकता है। मतलब हर एक अभिक्रिया में हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर से देना ही पड़ता है। किसी भी अभिक्रिया में EA कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें हम बाहर से ऊर्जा नहीं दें और अभिक्रिया हो जाए। हमको उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर से देना ही पड़ता है। तो एक बात बताओ, अगर सब अभिक्रिया में बाहर से ऊर्जा देना ही पड़ता है तो सभी अभिक्रियाएं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। हम लोग को पता है कि 2 तरह का अभिक्रिया होता है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा निकले उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अगर हम बोल रहे हैं कि हर एक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ ऊर्जा देना ही पड़ेगा, किसी भी अभिक्रिया ऐसा हो ही नहीं सकता है अभिक्रिया इसमें सक्रियण ऊर्जा नहीं देना पड़े, मतलब सभी अभिक्रिया तो ऊष्माशोषी हो गया, तो फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है वो हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। ठीक है, अभी तक समझ में आया कि देहली ऊर्जा क्या है। तो जितना ऊर्जा चाहिए होता है अभिकारकों को अपने टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। अभिकारकों के नॉर्मल ऊर्जा को, सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा बनाने के लिए जितनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ये तो लिख लिए थे, ये भी लिख लो, लिख डैश दो सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा लिखना। अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा को, अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा बनाने के लिए, वीडियो को पॉज कर लिखा करो, अभिकारकों के सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा बनाने के लिए जितनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और सक्रियण ऊर्जा का सिंबल क्या होता है, EA। इसका क्या होता है, E0। इतना बात समझ में आया। अब चलो इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये भी लिख लेना कि किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। लिख लो इस बात को, वीडियो को लिख लो। किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। मतलब हर एक अभिक्रिया में हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा देना ही पड़ता है। ठीक है, तो सभी अभिक्रिया तो ऊष्माशोषी हो गया, जब सब में हमको बाहर से ऊर्जा देना ही पड़ रहा है तो फिर ऊष्माक्षेपी कौन होता है, तो अभी उसका जवाब मिलेगा। अभी तक क्या क्या समझे कि देहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, ये सब समझे। अब चलो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि मान लो
ये एक प्लॉट हो गया जिसमें ये मान लो कि समय का हो गया, ठीक है, और ये हो गया मान लो अभिकारक की ऊर्जा। क्या हो गया ये? अभिकारक की ऊर्जा, ठीक है। और मान लो कि यहाँ दो अभिकारक है A2 और B2, उनकी मान लो ऊर्जा यहाँ पर है, कितना है ये? 10 जूल। अभिकारक की ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा बोलो, ठीक है, ऊर्जा का प्लॉट। और ये हो गया समय का। तो ये अभिकारक है कौन कौन? A2 और B2। A2 और B2 की ऊर्जा कितना है? 10 जूल। और मान लो कि इसका जो सक्रियण ऊर्जा है, देहली ऊर्जा, मान लो जो देहली ऊर्जा है वो है मान लो 50 जूल, ठीक है। मतलब 50 जूल ऊर्जा के साथ टकराएंगे तो वो टक्कर सार्थक होगा और उत्पाद बन पाएगा। तो इस जो 50 जूल है इसको क्या बोलते हैं? E0, मतलब कि देहली ऊर्जा। और अभिकारक का जो सामान्य ऊर्जा है कितना है यहाँ पे? 10 जूल। अब पहुँचाना कहाँ है? 50 जूल। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बाहर से कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? 40 जूल, है ना। 10 जूल को 50 जूल पहुँचाने के लिए कितना ऊर्जा बाहर से देना पड़ेगा? 40 जूल। तो इस 40 जूल को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो कि जब भी अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा मिलता है और उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तब अभिकारकों के बीच जो पुराने बंधन हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ नए बंधन बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो A2 है, तो मतलब यहाँ पर A और A के बीच में बॉन्ड था, वो बॉन्ड कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो B2 है, इसमें B और B के बीच में बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे A और B के बीच में। धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, हाँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर AB और यहाँ पर AB उत्पाद बन गया। लेकिन अभी छोड़ो, भी नहीं टूटा। तो ये जो बना, ये जो एक जटिल संरचना बना जिसमें कि पुराने बंधन कमज़ोर हुए, कुछ नए बंधन बने हैं, इनको कहा जाता है सक्रियण संकुल या फिर सक्रियत संकुल। सक्रियण संकुल या फिर सक्रियत संकुल, अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या कह सकते, देखो इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। लिखो इसको, पहले डिफाइन करो। लिखो सक्रियत संकुल किसे कहते हैं? वीडियो को पॉज करके लिखो। जब बोले लिखने को ना तो वीडियो को पॉज करके लिखो। तो सक्रियत संकुल किसे कहते हैं? लिखो। जब अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा मिलता है एवं उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, जब अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा मिलता है एवं उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तब उनके पुराने बंधन कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ नए बंधनों का निर्माण होता है। इतनी बात पहले लिखो। उनके पुराने बंधन कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ नए बंधनों का निर्माण होता है। इस जटिल संरचना को संकृत संकुल कहा जाता है। इस जटिल संरचना क्या कहा जाता है? सक्रियत संकुल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पुराने बंधन कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ नए बंधन बनते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो सक्रियत संकुल बनता है ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, मतलब ये अस्थायी नहीं होता है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और ध्यान रखो, जिस चीज़ के पास ऊर्जा जितना ही ज़्यादा, उसका अस्थायित्व, उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम, है ना। हमेशा याद रखो, हमेशा काम आएगा केमिस्ट्री में नहीं, हर जगह काम आएगा कि जितना ज़्यादा ऊर्जा उतना कम अस्थायित्व, उतना कम स्टेबिलिटी, और जितना कम ऊर्जा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसकी इसको अभी अभी बाहर से मिल गया है ना। बाहर से क्या मिल गया है? सक्रियण ऊर्जा मिल गया है। इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या होगा कि उसका ऊर्जा कम होना शुरू होगा।
ठीक है। और यहाँ मतलब ये बहुत अस्थायी होगा, जिसमें से ऊर्जा निकलना शुरू होगा, और ऊर्जा निकलते 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 मान लो यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद जो उसके पुराने बंधन थे वो टूट गए और नए बंधन बन गए, और ये क्या बन गया, AB बन गया। कितना AB बना, 2AB बना। अब ये बताओ कि ये जो 2AB बना, ठीक है, इसमें जो बनने के दौरान जो ऊर्जा निकला है, वो ऊर्जा, जितना ऊर्जा ये अवशोषित किया था उस ऊर्जा से ज़्यादा है कि कम है, देख के बताओ। अवशोषित कितना किया था, 40 जूल, और निकला कितना है, इतना। देखो ये 40 जूल से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है ना। देखो यहाँ तक में 40 जूल है, उसके बाद फिर ये 2-3 जूल नीचे ना है, मतलब ये 42 या 43 जो भी है यहाँ पर 40 जूल से ज़्यादा है। मतलब जितना ऊर्जा ये अवशोषित किया था उससे अधिक ऊर्जा निकाला है। इस तरह के अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो नहीं होता है जिसमें कि ऊर्जा मतलब निकले और सक्रिय ऊर्जा नहीं हो, सक्रिय ऊर्जा सब में रहेगा। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें जितना ऊर्जा निकले वो ऊर्जा, जितना ऊर्जा एब्जॉर्ब हुआ, जितना ऊर्जा अवशोषित हुआ उस ऊर्जा से ज़्यादा हो। यहाँ पर एब्जॉर्ब कितना हुआ, 40 जूल, और निकला कितना, उससे ज़्यादा। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हो गया। मान लो कि ग्राफ अगर यहीं पर ख़त्म हो गया रहता यहाँ पर, अब बताओ ये ग्राफ अब ऊष्माक्षेपी के लिए हुआ कि ऊष्माशोषी के लिए हुआ। देखो इसमें एब्जॉर्ब कितना हुआ, 40 जूल, और निकला कितना, इतना ही निकला। क्या 40 जूल है, नहीं है। तो ये कैसा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जितना ऊर्जा ये एब्जॉर्ब किया था, अवशोषित किया था, उससे कम ऊर्जा ये निकाला, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसके पहले वाला हो गया। तो समझे बात को ना कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन होता है, तो सक्रियण ऊर्जा सब में होता है, लेकिन सक्रियण संकुल से उत्पाद बनते समय जितना उत्पाद बनते समय कितना ऊर्जा निकल रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अगर निकलने वाला ऊर्जा एब्जॉर्ब होने वाले ऊर्जा से ज़्यादा है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर कम है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखो अब पहले वाला फिर से बनाते हैं। तो ये कैसे बनाए थे, ये कुछ ऐसे था, और यहाँ पर 2AB था। ये बताओ ऊष्माक्षेपी के लिए था कि ऊष्माशोषी के लिए था, ऊष्माक्षेपी के लिए था, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ इतना और निकला इतना, है ना। जितना एब्जॉर्ब हुआ उससे ज़्यादा निकला। अब देखो एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, अब बात है कि उत्प्रेरक क्या करता है, परिणाम सुने उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक बाद देखो विस्तार से पढ़ना है, जब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन चैप्टर, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब कि पृष्ठ रसायन। जब पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग विस्तार से जो है बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। अभी क्यों समझो थोड़ा सा उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक होता है क्या है। देखो उत्प्रेरक क्या है, थोड़ा सा बस 2 लाइन सुन लो, ठीक है, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन। तो उत्प्रेरक क्या है, तो जो भी ऐसा चीज़ है जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं या उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक वह चीज़ होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बढ़ा दे या घटा दे, है ना, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। बढ़ाता है तो बोलते हैं धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। और घटाता है तो बोलते हैं ऋण उत्प्रेरक, मतलब कि निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, और मान लो केवल बोल रहे हैं हम उत्प्रेरक, तो इसका मतलब क्या है, धन उत्प्रेरक की ऋण उत्प्रेरक। बताओ, धन उत्प्रेरक की ऋण उत्प्रेरक। अगर हम केवल बोल रहे हैं उत्प्रेरक, इसका मतलब कि धन उत्प्रेरक। मान लो हम बोल रहे हैं 2 तो +2 की -2, मान लो बोल रहे हैं 3 तो +3 की -3, +3। उसे ही हम बोल रहे हैं उत्प्रेरक, तो क्या हुआ, धन उत्प्रेरक। तो धन उत्प्रेरक हुआ, मतलब कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला का हम बात कर रहे हैं। घटाने में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋण उत्प्रेरक। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर को जो उत्प्रेरक है वो परिवर्तित कर देता है,
बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात यह है कि आखिर कैसे बढ़ा देता है या कैसे घटा देता है। देखो तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो करता कुछ नहीं है, बस इतना करता है कि जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है। किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है। जैसे पहले ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कितना था 50 जूल, और मान लो कि इसमें उत्प्रेरक यूज़ कर लिया गया, तो उत्प्रेरक यूज़ करने के बाद इसी का जो ग्राफ है इस अभिक्रिया का, वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, समझे, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो तो इसमें भी अभिकारक यही है, उत्पाद यही है, लेकिन जो देहली ऊर्जा है और जो सक्रियण ऊर्जा है वो तो घट गया। मतलब कि देहली ऊर्जा घटा, सक्रियण ऊर्जा अपने आप घट गया। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये हो गया अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का, अन उत्प्रेरित अभिक्रिया का, और ये जो ग्राफ है ये हो गया उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए। किसके लिए हो गया बोलो? उत्प्रेरित अभिक्रिया, जिसमें कि अगर उसी अभिक्रिया में क्या यूज़ कर दिया गया? उत्प्रेरक यूज़ कर दिया गया, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, अब तो इसको एक कहानी से समझते हैं सब बात को। पहले ये समझो, ये कहानी में नहीं आएगा। सक्रिय संकुल समझ में आया क्या है? कि जब अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा मिलता है और उनका ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होता है, जो नहीं लिखा था फिर से लिख लो, सक्रिय संकुल किसे कहते हैं लिखना। जब अभिकारकों को देहली सक्रियण ऊर्जा मिलता है और उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तब अभिकारकों के बीच मौजूद पुराने बंधन कमजोर पड़ते हैं और कुछ नए बंधनों का निर्माण होता है। इस जटिल संरचना को सक्रिय संकुल कहा जाता है। लिख लिए, वीडियो को पॉज करके लिख लो, इसको बार बार पीछे करके देखो, लिख लो। ठीक है, अब चलिए इसको कहानी समझते हैं। मान लो कि कोई इंसान है, कोई एक आदमी है जिसको दुकान लगाना है। दुकान लगाने के लिए मान लो उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके पास मान लो कि पहले से 20,000 रुपया है। तो वो जो 50,000 रुपये की ज़रूरत है दुकान लगाने के लिए, उस 50,000 रुपये को बोलेंगे देहली ऊर्जा। जी उतना रहेगा तो अभिक्रिया हो जाएगा, दुकान लग जाएगा। तो 50,000 क्या हुआ? देहली ऊर्जा। उसके पास कितना है? 20,000। तो 20,000 क्या है? सामान्य ऊर्जा, जो कि अभिकारकों के पास पहले से होता है, और जितना चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। अब 20,000 को 50,000 पहुँचाने के लिए बाहर से कितना देना पड़ेगा? 30,000। तो 30,000 को क्या बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा। सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा बनाने के लिए जितना बाहर से देना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बात समझे? अब मान लो कि कोई बाहर से व्यक्ति आए और वो बोले कि तुम 50,000 नहीं, खाली 30,000 की व्यवस्था कर दो। मतलब कि 20,000 पहले से था, 10 व्यवस्था और कर दो, हम तो दुकान लगवा देंगे। तो वो जो आदमी है वो आकर क्या किया? जो देहली ऊर्जा था उसको कम कर दिया। मतलब देहली ऊर्जा पहले 50,000 था, अब 30,000 कर दिया, तो उससे सक्रियण ऊर्जा भी कम हो गया। जो पहले 30,000 था, 20 से 50 के बीच में 30,000, अब वो कितना हो गया? 10,000। तो बताओ अब दुकान लगाना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले उस इंसान को दुकान लगाने के लिए 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन अब केवल 10 रुपये की ज़रूरत है। तो अभिक्रिया की दर अब बढ़ जाएगी, दुकान आसानी से लग जाएगा। मतलब कि और वो जो आदमी आके बोला कि तुम इतना बस व्यवस्था कर तुम दुकान लगवा देंगे, उस आदमी को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। ठीक है, और उत्प्रेरक जो होता है वो किसी अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, बाहर रहते हुए अभिक्रिया की दर को, मतलब कि अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देगा, लास्ट में खुद जैसा है वैसा निकल जाएगा, अभिक्रिया में खुद सम्मिलित नहीं होता है। तो खैर उस पे एक बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन चैप्टर। तो ये बात समझ में आया? ठीक है, कौन कौन बात? देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय संकुल, उत्प्रेरित अभिक्रिया में उत्प्रेरक करता क्या है? ध्यान रखना कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, या बोल सकते हैं कि देहली ऊर्जा को, दोनों सेम ही बात है, एक कम होगा दूसरा भी कम हो जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक बच रहा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आरेनियस समीकरण। लिखना है इसको, आरेनियस समीकरण, आरेनियस इक्वेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, आरेनियस
आर्हेनियस नाम है, ठीक है। एक जो साइंटिस्ट ने समीकरण दिया था उनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस समीकरण क्या है देखो, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें केवल हमें एक दूसरे बताएंगे, याद रखना है, उतना ही आता है एग्जाम में। आर्हेनियस समीकरण क्या है तो लिख लेना, पहले लिखो। वैसा समीकरण जो वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक क्या था ना के, जब वेग स्थिरांक एवं सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाता है, वैसा समीकरण जो वेग स्थिरांक एवं सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाता है उसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। वैसा समीकरण जो वेग स्थिरांक एवं सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखो तो ये समीकरण बस याद रखना, समीकरण होता है K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। K इक्वल टू क्या होता है, AE माइनस EA बाई RT, जहाँ पर K क्या है, वेग स्थिरांक है। A को बोलते हैं आर्हेनियस स्थिरांक, A को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर आर्हेनियस स्थिरांक। ये क्या है, ये किसका सिंबल होता है, सक्रियण ऊर्जा का। R है गैस स्थिरांक और T है तापमान, ठीक है। तो K है वेग स्थिरांक, A है आर्हेनियस स्थिरांक, E है सक्रियण ऊर्जा, R है तापमान और R है गैस स्थिरांक और T है तापमान। तो आपको बस ये जो इक्वेशन ही रट लेना है कि K बराबर AE माइनस EA बाई RT। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करवा कर, और इसमें क्वेश्चन भी आता है। तो खैर वो बोर्ड और नीट मेंस लेवल के ऊपर का है, जो कि इसमें लॉग, एंटी लॉग, ये सब वैल्यू का यूज होता है, जो कि लॉग टेबल किसी भी एग्जाम में अभी नहीं देता है। तो इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर कोशिश हो तो सॉल्व करना, हम एक और वीडियो बना देंगे लास्ट में जिसमें कि पार्टिकुलरली इसी को केवल सॉल्व करके इस पर जो लॉग वाला क्वेश्चन है उसको हम करवा देंगे। बाकी इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, कि यही आता है एग्जाम में, आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्हेनियस समीकरण है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये आर्हेनियस समीकरण है, इसी को टिक मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, इसे नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। जितना भी टॉपिक इस चैप्टर में था जो एग्जाम में आता है या आ सकता है वो सभी टॉपिक कर लिया गया। इससे बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में नहीं आता, किसी भी बोर्ड में नहीं आता। तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे रसायन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जो भी डाउट भी लगता हो तो कमेंट में उसको लिखा करो। पूरा वीडियो देख रहे हो कमेंट लिखा करो, और जो भी डाउट लगता है उसको भी लिखा करो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।